3 मई 2023 महाराष्ट्र के पुणे शहर में सब कुछ हर रोज की तरह सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में कुछ ऐसा होता है जो पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। अचानक खबर आती है कि महाराष्ट्र एटीएस ने डीआरडीओ के एक सीनियर साइंटिस्ट को गिरफ्तार कर लिया है। पहले तो ये एक रूटीन एक्शन जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही उस साइंटिस्ट का नाम और गिरफ्तारी की वजह सामने आती है, हर कोई हैरान रह जाता है। वो कोई आम साइंटिस्ट नहीं था, बल्कि वो पुणे की डीआरडीओ लैबोरेटरी के डायरेक्टर प्रदीप कुरुलकर थे। प्रदीप कुरुलकर सिर्फ 6 महीने बाद रिटायर होने वाले थे और पिछले 35 सालों से भारत के सबसे सेंसिटिव मिसाइल प्रोग्राम्स जैसे ब्रह्मोस, अग्नि, शक्ति, आकाश और अस्त्र से जुड़े हुए थे। उन्होंने देश की डिफेंस टेक्नोलॉजीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अब आरोप ये था कि यही आदमी इन प्रोजेक्ट से जुड़ी क्लासिफाइड डिफेंस इंफॉर्मेशन दुश्मन देश पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। यानी जिस सिस्टम को मजबूत बनाने में उन्होंने अहम रोल निभाया था, उसी सिस्टम की जानकारी पाकिस्तान को देकर वो उसे अंदर से कमजोर कर रहे थे। इसलिए प्रदीप कुरुलकर को हिरासत में लेने के बाद उनके सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज कर लिए जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जिसमें ऐसे खुलासे होते हैं जिन्हें सुन के किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। आइए जानते हैं कि 35 साल का शानदार प्रोफेशनल करियर और रिटायरमेंट में सिर्फ 6 महीने बाकी होने के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रदीप कुरुलकर ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। आखिर पाकिस्तान की आईएसआई ने उन्हें अपने जाल में कैसे फंसाया और आखिरकार डीआरडीओ के अंदर बैठे लोगों को प्रदीप कुरुलकर के पाकिस्तान के हाथों बिक जाने के बारे में कैसे पता चला। प्रदीप कुरुलकर का जन्म 1963 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। उनका परिवार काफी पढ़ा लिखा था और उनके चाचा डीआरडीओ में इंजीनियर थे। इस वजह से बचपन से ही प्रदीप कुरुलकर का झुकाव डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की तरफ हो गया। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद वो 1981 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने लगे। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की, जहां उन्होंने मिसाइल लॉन्चर की डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, एडवांस रोबोटिक्स और मोबाइल अनमैन्ड सिस्टम में भी एक्सपर्टीज हासिल की, जो मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद उन्होंने पुणे की एक प्राइवेट फर्म में कुछ समय नौकरी की और फिर 1988 में अपने चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए डीआरडीओ ज्वाइन कर ली, जहां उनकी पहली पोस्टिंग चेन्नई में डीआरडीओ के कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट CVRDE में हुई। यहाँ प्रदीप कुरुलकर को मिसाइल लॉन्चर्स, मिलिट्री इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, एडवांस रोबोटिक्स और अनमैन्ड सिस्टम्स के डिजाइन और डेवलपमेंट का काम मिला। इसमें उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया कि उन्हें सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोजेक्ट आकाश का प्रोजेक्ट लीडर और सिस्टम मैनेजर बना दिया गया। उन्हीं दिनों भारत के महान साइंटिस्ट और बाद में भारत के प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अग्नि मिसाइल के डेवलपमेंट पर काम कर रहे थे और उन्हें इसके लिए एक अच्छे इंजीनियर की जरूरत थी। ऐसे में इस काम के लिए प्रदीप कुरुलकर को चुना गया, जहां उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ मिलकर अग्नि मिसाइल के रेल और रोड बेस वर्जन्स के डिजाइन पर काम किया। इसके बाद वो डीआरडीओ के कई मिसाइल सिस्टम्स के डिजाइन और डेवलपमेंट में टीम लीडर रहे, जिनमें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, MRSAM, निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम, प्रहार मिसाइल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, QRSAM जैसे प्रोजेक्ट शामिल थे। कुछ सालों तक CVRDE में बेहतरीन काम करने के बाद 1990s में प्रदीप कुरुलकर को F ग्रेड साइंटिस्ट के रूप में प्रमोट करके पुणे के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इंजीनियर यानी R&D में भेज दिया गया। ये डीआरडीओ की एक प्रीमियर सिस्टम्स इंजीनियरिंग लेबोरेटरी है, जहां मिसाइल डेवलपमेंट, माइन वॉरफेयर इक्विपमेंट, रोबोटिक्स एंड अनमैन्ड व्हीकल्स और कंटेनराइज्ड शेल्टर्स जैसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण वॉरफेयर वेपन्स डेवलप किए जाते हैं। आगे प्रदीप कुरुलकर ने न केवल इंडिया के पहले एंटी सैटेलाइट बॉलिस्टिक मिसाइल शक्ति को डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने R&D में कई रिसर्च और डेवलपमेंट टास्क भी पूरे किए। प्रदीप कुरुलकर इंडिया और रशिया के जॉइंट मिसाइल प्रोजेक्ट ब्रह्मोस का भी हिस्सा रहे और उनके शानदार काम को देखते हुए मिड 2000s में डीआरडीओ ने उन्हें अपने एलीट थिंक टैंक ग्रुप ऑफ फोरकास्टिंग सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज GFAST का हिस्सा बना लिया। इस तरह वो डीआरडीओ के टॉप मैनेजमेंट ग्रुप का भी हिस्सा बन गए, जहां उनके जिम्मे देश के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने की जिम्मेदारी थी।
इस दौरान उन्होंने भारती कुरुलकर नाम की महिला से शादी की जो डॉक्टर है, जिनसे उन्हें केयूर कुरुलकर नाम का एक बेटा भी हुआ जो रोबोटिक्स इंजीनियर और म्यूजिशियन है। इस दौरान वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से भी जुड़े और उन्हें कई बार आरएसएस की इवेंट्स में स्टेज पर देखा गया। डीआरडीओ के पुणे लैब में प्रदीप कुरुलकर के बेहतरीन काम के चलते उनकी गिनती देश के ग्रेट मिलिट्री साइंटिस्ट में होने लगी थी और उन्हें डीआरडीओ अग्नि अवार्ड, अवार्ड फॉर एक्सीलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, डीआरडीओ अवार्ड फॉर पाथ ब्रेकिंग रिसर्च और साइंस डे अवार्ड जैसे कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। 27 मार्च 2019 को इंडिया का शक्ति मिसाइल का टेस्ट सक्सेसफुल रहा। ऐसे में डीआरडीओ ने उनके काम को सराहते हुए उन्हें पुणे की R&D लैब का डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। डायरेक्टर के पद पर रहते हुए उन्हें करीब 3 साल गुजर गए और इसके बाद साल 2022 आ गया। अब प्रदीप कुरुलकर 59 साल के हो चुके थे और उनके रिटायरमेंट में मात्र 1 साल का समय बचा था। इतने सालों की उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल जिंदगी काफी शानदार रही थी। उनके पास डीआरडीओ जैसे देश के प्रीमियम डिफेंस इंस्टीट्यूट में 35 साल काम करने का अनुभव था। देश भर में उनके काम के चर्चे थे और उनके नाम कई बड़े अवार्ड्स थे। उनका हंसता खेलता परिवार था और वो नवंबर 2023 में आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट के रैंक के साथ डीआरडीओ हायरार्की के दूसरे सबसे हायर पोस्ट से रिटायर होने वाले थे। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो एक झटके में उनकी जिंदगी भर की कमाई हुई रेपुटेशन को मिट्टी में मिला देता है। चूंकि प्रदीप कुरुलकर पिछले 3 सालों से डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी के डायरेक्टर थे और उनका सीधा संबंध भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी से जुड़ा हुआ था, ऐसे में उन पर काफी समय से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नजरें गड़ी हुई थी। आज के समय में दुश्मन देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने टारगेट्स तक पहुंचने के लिए साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, साइबर टूल्स और सोशल इंजीनियरिंग जैसी स्ट्रेटजीज का भी इस्तेमाल करती है। इसमें अक्सर दुश्मन देश के हायर पोस्ट पर बैठे शख्स की पर्सनल वीकनेसेस और इमोशनल वल्नरेबिलिटीज को टारगेट बनाया जाता है। और हैरानी की बात यह थी कि जिंदगी भर देश के लिए इतना कुछ करने वाले प्रदीप कुरुलकर भी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर इमोशनल वल्नरेबिलिटीज के दौर से गुजर रहे थे। उनके बीवी बच्चे थे, परिवार था, लेकिन इसके बावजूद वो अब अकेला फील करने लगे थे और उन्हें 59 साल की उम्र में भी एक ऐसी फीमेल पार्टनर की तलाश थी जो उनकी जिंदगी में एक बार फिर से जवानी के रंग भर दे। इसी दौरान वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहने लगे थे और अक्सर यंग और ब्यूटीफुल लड़कियों की प्रोफाइल्स को एक्सप्लोर किया करते थे। पाकिस्तान की आईएसआई जो उन पर काफी टाइम से नजर रख रही थी, उसे अपना गेम खेलने और प्रदीप कुरुलकर को अपने जाल में फंसाने का ये बेस्ट टाइम लगा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए आईएसआई जून 2022 में अपना पहला पासा फेंकती है। एक दिन प्रदीप कुरुलकर व्हाट्सएप पर किसी से चैटिंग करने में बिजी थे, तभी अचानक उनके व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। उस नंबर की शुरुआत +44 कोड से हो रही थी और प्रोफाइल में एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की की फोटो लगी हुई थी। प्रदीप कुरुलकर अचानक आए उस मैसेज से थोड़े हैरान भी होते हैं, लेकिन अगले ही पल ये सोचकर मन ही मन खुश भी होते हैं कि वो जिस तरह की खूबसूरत और जवान लड़की की तलाश फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कर रहे थे, ठीक वैसी ही लड़की खुद उनसे कांटेक्ट कर रही है। ऐसे में वो अननोन नंबर से आए उस मैसेज का तुरंत रिप्लाई कर देते हैं। मैसेज भेजने वाली वो लड़की अपना नाम ज़ारा दास गुप्ता बताती है और कहती है कि वो यूं तो हरियाणा के अंबाला की रहने वाली है, लेकिन अभी वो लंदन में रहकर साइंस की पढ़ाई कर रही है। चूंकि उस नंबर का कोड +44 था जो इंग्लैंड का कोड होता है, इसलिए प्रदीप कुरुलकर उस लड़की की बात को सच मान लेते हैं कि वो एक यूके बेस्ड इंडियन लड़की ही है। अगले ही पल ज़ारा दास गुप्ता कहती है कि वो उनकी बहुत बड़ी फैन है और उन्होंने देश के लिए जो काम किया है उसकी वो काफी इज्जत करती है। असल में ऐसी सिचुएशंस में दुश्मन देश की एजेंसीज जानबूझकर फीमेल ऑपरेटिव से ऐसा करवाती है ताकि सामने वाला अपनी तारीफ सुनकर इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को भी भूल बैठे। प्रदीप कुरुलकर के साथ भी यही होता है और वो उस लड़की को अपना प्रशंसक समझकर बिना सोचे समझे उससे रेगुलर बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे ज़ारा दास गुप्ता अपने पत्ते खोलने शुरू करती है। वो प्रदीप कुरुलकर को बताती है कि वो इन दिनों एक डिफेंस रिसर्च पर काम कर रही है और अलग अलग देशों के डिफेंस सिस्टम की इंफॉर्मेशन जुटा रही है और इस काम में प्रदीप कुरुलकर उसकी सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं। साथ ही वो कहती है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो उनकी जिंदगी भर के लिए शुक्रगुजार रहेगी। शुरुआत में प्रदीप कुरुलकर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जानकारी बता देते हैं, जिसके बाद ज़ारा की बातों का जाल और भी गहरा होता जाता है। धीरे धीरे बातचीत बदलती है और काम की बातों से हटकर बातें पर्सनल और फिर और ज्यादा प्राइवेट हो जाती है। कुछ ही दिनों में दोनों की ये बातचीत इंटीमेट स्तर तक पहुंच गई। ज़ारा से मैसेज पर फ्लर्टी
कॉन्वर्सेशन, वॉइस कॉल्स पर घंटों अतरंगी बातें और वीडियो कॉल्स पर उसे देखना प्रदीप कुरूलकर की आदतों में शामिल हो गया। अब ऑफिस हो या घर, उन्हें हर वक्त ज़ारा के मैसेज और कॉल का इंतजार रहता और जैसे ही व्हाट्सएप पर उसका मैसेज आता, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। कुछ ही दिनों में ये रिश्ता एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है जहां शर्म और झिझक दोनों खत्म हो चुकी थी। देर रात जब प्रदीप कुरूलकर के बगल में उनकी पत्नी सो रही होती, तब भी वो ज़ारा के साथ ऐसी बातें कर रहे होते जो पूरी तरह जिस्मानी हो चुकी थी। ज़ारा अब उन्हें अपनी तरफ और खींचने के लिए अपनी न्यूड तस्वीरें भेजने लगती है, जिनका मकसद था कि उसका प्रदीप पर इस हद तक प्रभाव हो जाए कि वो सही गलत का फर्क ही भूल जाए। प्रदीप कुरूलकर भी इन सब में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी उम्र, उनका एक्सपीरियंस, उनकी पोजीशन, सब कुछ उस वक्त पीछे छूट चुका था और वो सिर्फ एक ऐसे आदमी बन चुके थे जो उस लड़की के जिस्मानी अट्रैक्शन में फंस गया था। लेकिन प्रदीप कुरूलकर को ये कहां पता था कि वो जिस लड़की के जरिए अपनी ढलती जिंदगी को रंगीन बनाने में लगे हैं, वो पाकिस्तान की एजेंट है और वो उसके जाल में इस कदर फंस चुके हैं कि उससे निकल पाना आगे उनके लिए मुमकिन नहीं होने वाला है। इसके बाद ज़ारा अपना असली खेल शुरू करती है और धीरे धीरे प्रदीप कुरूलकर से भारत के डिफेंस प्रोजेक्ट से जुड़ी अहम और बेहद गोपनीय जानकारी निकलवाने लगती है। प्रदीप कुरूलकर भी उसमें इस कदर डूब चुके थे कि वो धीरे धीरे हर हद पार करने लगे। उस लड़की से बिना मिले, बिना उसकी असली पहचान वेरीफाई किए, वो उसे देश की सबसे सेंसिटिव फाइल्स देने लगते हैं। बातचीत को डिफेंस प्रोजेक्ट की ओर मोड़ने के बाद ज़ारा एक और चाल चलती है। वो उनसे कहती है कि कम्युनिकेशन और फाइल शेयरिंग को आसान बनाने के लिए वो अपने फोन में कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर ले। ये कोई साधारण ऐप्स नहीं थे, बल्कि ये मैलवेयर एप्लीकेशंस थे, जिनके जरिए वो उनके फोन में मौजूद डेटा तक सीधी पहुंच बनाना चाहती थी। और हैरानी की बात यह है कि उसकी खूबसूरती में मदहोश हो चुके प्रदीप कुरूलकर बिना ज्यादा सोचे समझे उन एप्लीकेशंस को अपने फोन में इंस्टॉल भी कर लेते हैं। इस तरह एक सामान्य ऑनलाइन बातचीत कुछ ही महीनों में एक पूरी तरह प्लान्ड हनी ट्रैप ऑपरेशन में बदल चुकी थी। हनी ट्रैप एक ऐसी फ्रॉड टेक्निक है जिसमें रोमांटिक या यौन संबंध का इस्तेमाल करके किसी हायर पोस्ट पर बैठे ऑफिसर्स, लीडर या फिर इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति को जाल में फंसाया जाता है और उनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवाई जाती है। ये पाकिस्तान की ISI का एक बेहद खतरनाक और टेस्टेड हथियार माना जाता है। इसी काम के लिए ISI ने एक खास यूनिट तैयार कर रखी है जिसे यूनिट 412 कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर्स कराची में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ISI हर साल ऐसे ऑपरेशंस के लिए पूरे 4000 करोड़ रुपए एलोकेट करती है। एक तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी औंधे मुंह पड़ी हुई है और उसका गुजारा इंटरनेशनल कर्ज पर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस पर भारी पैसा खर्च करता है ताकि भारत को अंदर से नुकसान पहुंचाया जा सके। यूनिट 412 का काम फेक सोशल मीडिया आइडेंटिटीज चलाना, फीमेल ऑपरेटिव्स को ट्रेन करना और उन्हें अलग अलग आइडेंटिटीज, खासकर इंडियन नेम्स के साथ डिप्लॉय करने का होता है ताकि वो इंडियन डिफेंस सर्कल्स, साइंटिस्ट और अधिकारियों के करीब पहुंच सके। इन ऑपरेटिव्स का मकसद टारगेट के साथ रिलेशनशिप बनाना और धीरे धीरे उससे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन निकलवाना होता है। पहले भी भारत के कई साइंटिस्ट, डिप्लोमेट्स और सेना के जवान इस जाल में फंस चुके हैं और पाकिस्तानी एजेंट्स को देश के टॉप कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स देकर नेशनल सिक्योरिटी को गंभीर नुकसान पहुंचा चुके हैं। दुर्भाग्य की बात यह थी कि 59 साल के एक्सपीरियंस और रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट प्रदीप कुरूलकर भी ISI के इसी जाल में फंस चुके थे। पुणे की R&D लेबोरेटरी के डायरेक्टर के पद पर होने के कारण प्रदीप कुरूलकर सिर्फ टेक्निकल सुपरविजन तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्हें अक्सर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉयमेंट से जुड़े डिसीजन में भी शामिल रहना पड़ता था। ऐसे में उनकी ऐसी क्लासिफाइड डिफेंस इंफॉर्मेशन तक पहुंच थी जिन्हें किसी भी अनऑथोराइज्ड व्यक्ति के साथ, चाहे वो फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, उनसे शेयर करना सख्त मना होता है। लेकिन प्रदीप कुरूलकर एक लड़की के चक्कर में सारी सीमाएं भूल बैठे और उसके साथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने लगे। वो अग्नि, आकाश, अस्त्र और ब्रह्मोस जैसे महत्वपूर्ण मिसाइल सिस्टम से जुड़ी डिटेल्स, फोटोज और फाइल्स तक उसे देने लगे। इतना ही नहीं, बातों ही बातों में खुद को ज़ारा दासगुप्ता बताने वाली वो ISI एजेंट उनसे भारत की मिसाइल डिप्लॉयमेंट, उनके एग्जैक्ट नंबर्स, उनकी पोजीशनिंग, अपग्रेड्स और डेवलपमेंट स्टेजेस जैसी बेहद अहम जानकारियां भी निकलवाने लगती है। और धीरे धीरे ये बातचीत सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक कंटिन्यूस डेटा लीक में बदल जाती है। ज़ारा लगातार उनसे मिसाइल टेस्ट, अग्नि 6 के डेवलपमेंट और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानकारी लेती रहती है और प्रदीप कुरूलकर भी उसे बिना सोचे समझे हर सवाल का जवाब देते रहते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो इस समय सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं जो आर्मी और एयरफोर्स दोनों के लिए है, और बातचीत के दौरान ब्रह्मोस जैसे सिस्टम से जुड़ी डिटेल्स भी उसके साथ शेयर करते हैं।
जारा इस दौरान प्रदीप कुरूलकर को लगातार अपनी न्यूड पिक्चर्स भेज रही थी और उनसे वीडियो कॉल पर बात भी कर रही थी, लेकिन वो बड़ी चालाकी से कभी भी उन्हें अपना फेस नहीं दिखाती थी। जब भी प्रदीप कुरूलकर उससे फेस दिखाने की बात करते, वो हमेशा बातों को घुमा देती थी। लेकिन इसके बावजूद प्रदीप कुरूलकर को उस पर शक नहीं हुआ और वो उससे अपने देश की सेंसिटिव जानकारी शेयर करते रहे और उन्होंने जारा से लंदन में मिलने का वादा भी किया। जब प्रदीप कुरूलकर और जारा दासगुप्ता के बीच लगातार बातचीत चल रही थी, उसी दौरान इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को उनकी एक्टिविटीज सस्पिशियस लगने लगी थी। भारत में मिसाइल और दूसरे इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम से जुड़े इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट जिन पर इन्हें कॉन्फिडेंशियल रखने की जिम्मेदारी होती है, उन पर कड़ी निगरानी भी रखी जाती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज को अचानक DRDO के एक लेबोरेटरी के डायरेक्टर का इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव होना किसी गड़बड़ी का आभास दे रहा था। ऐसे में एजेंसीज ने रेगुलर मॉनिटरिंग शुरू की तो उन्हें पता चला कि प्रदीप कुरूलकर एक फॉरेन नंबर से लगातार कांटेक्ट में है। डिफेंस सेक्टर से जुड़े एक व्यक्ति का ऐसा करना देश के लिए खतरे से खाली नहीं होता, इसलिए एजेंसीज के तुरंत कान खड़े हो गए और जब उन्होंने इस पर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जिस नंबर से प्रदीप कुरूलकर लगातार कांटेक्ट में थे, वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। ऐसे में एजेंसीज ने तुरंत DRDO को रिपोर्ट किया। ऐसे में DRDO के पुणे लैब में कुछ हलचल शुरू हो जाती है और ये चीजें प्रदीप कुरूलकर को काफी अनयूजुअल लगती है। उन्हें कहीं ना कहीं शक होने लगा कि उन पर नजर रखी जा रही है, इसलिए वो घबराकर तुरंत जारा दासगुप्ता को ब्लॉक कर देते हैं और उससे हुई सभी चैट्स और कॉल हिस्ट्री को भी डिलीट कर देते हैं। अचानक अपने नंबर के ब्लॉक होने से पाकिस्तानी एजेंट बेचैन हो उठती है और तुरंत दूसरे नंबर से प्रदीप कुरूलकर को मैसेज भेजकर पूछती है कि उन्होंने उसे ब्लॉक क्यों किया। लेकिन प्रदीप कुरूलकर को उससे बातचीत करना अब खतरे से खाली नहीं लगता और वो उसे कोई रिप्लाई नहीं देते। अब उनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन अफसोस अब काफी देर हो चुकी थी। पाकिस्तानी एजेंट को ब्लॉक करने के कुछ ही दिन बाद 24 फरवरी 2023 को DRDO की इंटरनल स्टैंडिंग कमेटी उनके सेल फोन्स, लैपटॉप्स और हार्ड डिस्क समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सीज कर लेती है और फोरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। फोरेंसिक रिपोर्ट में सामने आता है कि प्रदीप कुरूलकर व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस कॉल्स और वीडियो कॉल्स के जरिए एक फीमेल पाकिस्तानी ऑपरेटिव के कांटेक्ट में थे और उससे ब्रह्मोस अस्त्र, भारत क्वाडकॉप्टर, आकाश, तपस, रस्टम ड्रोन्स और अग्नि 6 जैसे हाईली इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन, डिप्लॉयमेंट और उनकी प्रोग्रेस से जुड़ी कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और फोटोज शेयर कर चुके थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए रोबोटिक इक्विपमेंट बनाने वाले एक प्राइवेट वेंडर के CEO का नाम और कुछ अन्य डिटेल्स भी पाकिस्तानी एजेंट के साथ साझा कर दी थी। उनके फोन में bingechat.net और cloudchat.net जैसे मैलवेयर एप्लीकेशंस के इंस्टॉल होने के सबूत भी मिलते हैं, जिन्हें अक्सर पाकिस्तानी एजेंट्स फोन को हैक कर उसमें मौजूद सभी डॉक्यूमेंट्स और अन्य चीजों तक अपना एक्सेस बनाने के लिए करते हैं। ऐसे में DRDO ने प्रदीप कुरूलकर को सस्पेंड करके उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद ये केस महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS को सौंप दिया गया। ATS ने 3 मई 2023 को प्रदीप कुरूलकर को अरेस्ट कर लिया और पुणे की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें ATS की जांच पूरी होने तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। इस दौरान प्रदीप कुरूलकर के फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, ट्रैवल हिस्ट्री, पर्सनल इंटरैक्शंस और उनके बैंक अकाउंट्स तक की जांच की गई, जिससे कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। पता चला कि प्रदीप कुरूलकर ने जारा से मिलने की प्लानिंग की थी और उससे कहा था कि वो DRDO के ऑफिशियल विजिट के लिए रशिया जाने वाले हैं और वहां से लंदन जाकर उससे मुलाकात करेंगे। ऐसे में ATS को शक हुआ कि प्रदीप कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस भी जारा को बताना चाहते थे जिन्हें वो ऑनलाइन शेयर नहीं कर पा रहे थे। हालांकि बाद में उनकी रशिया की ये ट्रिप कैंसिल हो गई थी, लेकिन इससे ATS को ये संकेत जरूर मिल गया कि मामला केवल ऑनलाइन कम्युनिकेशन तक सीमित नहीं है। जांच के दौरान एक और एंगल सामने आया। प्रदीप कुरूलकर ने मुंबई के DRDO गेस्ट हाउस को एक दिन के लिए बुक किया था और उस दिन उनसे अलग अलग महिलाएं मिलने आई थी। इसके बाद ATS ने CCTV फुटेज के आधार पर 2 महिलाओं की पहचान की और उनसे पूछताछ की, जिसमें दोनों ने प्रदीप कुरूलकर पर यौन शोषण के आरोप लगाए। हालांकि बाकी 4 महिलाओं की पहचान नहीं हो सकी और उनकी भूमिका अब भी संदिग्ध बनी हुई है। ATS को इन महिलाओं में पाकिस्तानी एजेंट होने का भी शक है और उन्हें ये भी डर है कि कहीं प्रदीप कुरूलकर ने इन महिलाओं से पर्सनली मिलकर कोई और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं कर दी थी। हैरानी की बात यह है कि डिफेंस जैसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज के लिए समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिनमें हनी ट्रैप के तरीकों और उनसे बचने के उपायों के बारे में बताया जाता है। प्रदीप कुरूलकर ने खुद 6 महीने पहले पुणे की अपनी DRDO लेबोरेटरी में हनी ट्रैप के तौर
तौर तरीकों पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था और अपने जूनियर्स को इससे बचने के तरीके बताए थे, लेकिन कुछ महीनों बाद वो खुद हनी ट्रैप का शिकार हो गए। जून 2023 में एटीएस ने प्रदीप कुरूलकर के खिलाफ लगभग 1800 पेजेस की एक डिटेल चार्जशीट फाइल की और उनके लिए कोर्ट से कड़ी सजा की मांग की। उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और अन्य नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े कानूनों के तहत कई मामले दर्ज किए गए, जिन पर सुनवाई जारी है। अब ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। एटीएस जहां प्रदीप कुरूलकर पर अपने पद का मिसयूज करते हुए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही है, वहीं प्रदीप के वकील का कहना है कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी एजेंट के साथ शेयर की वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थी, इसलिए उन्हें बेल मिलनी चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा गया कि प्रदीप को यह नहीं पता था कि वो जिस लड़की से बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की है। इसके बाद 7 अप्रैल 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रदीप के बेल को लेकर सुनवाई हुई और जस्टिस एसजी डीगे की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रदीप कुरूलकर को देशद्रोह करने का दोषी मानते हुए उनकी बेल की मांग को रिजेक्ट कर दिया है। भले ही उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन अभी तक उन्हें उनके किए की कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकी है। ऐसे में अब आगे देखना होगा कि प्रदीप कुरूलकर को उनके किए के लिए क्या सजा मिलती है या फिर वो लीगल सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर बच निकलते हैं।